नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर्स साथी चैनल में। साथियों, जीआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर्स साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर्स साथियों के साथ जो जीआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीआईबी के पेपर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये सेट 5 है, सेट 1 से लेकर 4 तक मैं बनाकर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं साथियों, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ सेट 5 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अ कस्टमर हैज़ अ बैलेंस इन हिज सेविंग अकाउंट in which of the following cases the bank's right offset off can be used for recovery of a loan। अब साथियों, हम सभी जानते हैं कि बैंक के पास कुछ राइट्स होते हैं, जैसे राइट टू सेट ऑफ होता है, राइट ऑफ जनरल लियन होता है बैंकर का। तो यहाँ पर बात की जा रही है राइट टू सेट ऑफ की। तो राइट टू सेट ऑफ जो है वो कुछ सिचुएशन दी गई हैं, कुछ केस दिए गए हैं, इनमें से कहाँ पर राइट टू सेट ऑफ यूज़ किया जा सकता है बैंक के द्वारा, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है कि अ बैंक गारंटी इशूड बाय द बैंक, कोई बैंक गारंटी है जो बैंक ने इशू की है, क्या वहाँ पर राइट टू सेट ऑफ यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है, अ टर्म लोन हैज़ बीन सैंक्शनड एंड द इंस्टॉलमेंट इज स्टिल टू फॉल ड्यू। अब कोई टर्म लोन है जो भी सैंक्शन हुआ है और उसकी इंस्टॉलमेंट अभी ड्यू नहीं हुई है। थर्ड केस है, अ कैश क्रेडिट लिमिट इज सैंक्शन टू द पार्टी एंड इज़ रनिंग रेगुलर। तो एक कैश क्रेडिट लिमिट है, किसी पार्टी को इशू की गई है और वो रेगुलरली चल रही है, रेगुलर है। और डी है, अ कस्टमर इज गारंटर इन अ लोन अकाउंट ऑफ अनदर पर्सन एंड दैट पर्सन हैज़ डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ द लोन। तो कस्टमर जो है वो गारंटर है लोन अकाउंट में दूसरे पर्सन के, और उस पर्टिकुलर पर्सन ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है लोन के रीपेमेंट में। तो इसमें साथियों ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि अगर जो गारंटर है उसके अगेंस्ट भी जो बैंक का राइट टू सेट ऑफ है वो लागू हो सकता है, और बैंक जो है उससे गारंटर से रिकवरी कर सकता है लोन की, अगर कस्टमर ने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। बाकी जो केसेस हैं, जैसे कि बैंक गारंटी इशू हुई है तो अभी इशू हुई है, ड्यू नहीं है कोई, इसमें भी नहीं होगा। टर्म लोन है, इशू हुआ है, टर्म लोन सैंक्शन हुआ है, इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं है, तो वहाँ भी कोई मतलब नहीं है रिकवरी का। कैश क्रेडिट लिमिट है वो ठीक चल रही है, तो वहाँ भी राइट टू सेट ऑफ नहीं लगेगा। तो ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिलेशनशिप इज़ क्रिएटेड व्हेन द बैंक कलेक्ट्स अ चेक इन क्लियरिंग। तो क्लियरिंग में जब बैंक कोई चेक कलेक्ट करता है तो उस केस में जो बैंक की ब्रांच है वो जो कलेक्ट कर रही है उसको हम कलेक्टिंग बैंक कहते हैं, और जो पर्सन जिसका चेक कलेक्ट किया जा रहा है, जिसने दिया है चेक, उसको हम होल्डर कहते हैं। तो कलेक्टिंग बैंक एंड होल्डर, क्लियरिंग के केस में जो रिलेशनशिप बनेगा वो कलेक्टिंग बैंक और होल्डर का होगा। ये साथियों जो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो डेप्टर क्रेडिटर का हो, बेलर बेली का हो, या एजेंट और प्रिंसिपल का हो। ये सभी इसका जो चैप्टर है वहाँ पर पूरा चार्ट बना हुआ है, और इनमें से ज़रूर ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं। तो इसको आप थॉरोली पढ़ लें क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे है चेक क्लियरिंग की बात की गई, तो वहाँ पर जो रिलेशनशिप बैंकर का और कस्टमर का है वो कलेक्टिंग बैंक और होल्डर का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चेक ऑफ ₹10,000 इज इशूड बाय मिस्टर ए, वन ऑफ द अकाउंट होल्डर्स, इन फेवर ऑफ मिस्टर बी, इज स्टोलन बाय मिस्टर सी हु फॉर्जेज एज सिग्नेचर एंड endorses it in favor of Mr. D, who obtains the payment from the bank. In this situation, what would be bank's position? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, एक कोई कस्टमर है बैंक के, मिस्टर ए, जिनका खाता है बैंक में, उन्होंने एक चेक इशू किया जो कि पेबल टू किसके फेवर में था, मिस्टर बी के फेवर में था। अब होता क्या है, वो चेक चुरा लिया जाता है मिस्टर सी के द्वारा, स्टॉल कर लेते हैं वो, मिस्टर सी उस चेक को चुरा लेते हैं, और चुराने के बाद में वो फर्दर जो मिस्टर ए हैं उनके साइन, फॉर्ज साइन उनके करके, गलत साइन, फर्जी साइन उनके करके, और उसको इंडोर्स कर देते हैं फर्दर मिस्टर डी के नाम पे।
और मिस्टर डी के नाम पे उसको इंडोर्स कर देते हैं, मिस्टर डी जाते हैं बैंक से पेमेंट ले लेते हैं। तो उस केस में बैंक की पोजीशन क्या होगी, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। अब चार ऑप्शन है हमारे पास, बताना है कौन सा ठीक है। बैंक विल बी लायबल फॉर द फॉर्जरी। सेकेंड ऑप्शन है बैंक विल बी लायबल ओनली इफ द ड्रॉअर प्रूव्स दैट द इंस्ट्रूमेंट इज फॉर्ज्ड। सी, बैंक विल नॉट बी लायबल इफ मिस्टर डी एग्रीज टू रिफंड द अमाउंट। और डी ऑप्शन है बैंक विल गेट प्रोटेक्शन अवेलेबल टू इट अंडर द सेक्शन 85 सबसेक्शन 1 एनआई एक्ट एंड विल नॉट बी लायबल फॉर द पेमेंट मेड। तो इसमें साथियों ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है कि बैंक को प्रोटेक्शन मिलेगा जो सेक्शन 85 सबसेक्शन 1 एनआई एक्ट में दिया हुआ है। बट उसमें कंडीशंस हैं, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि पेमेंट जो है वो ड्यू कोर्स में किया गया हो और विदाउट नेग्लिजेंस किया गया हो। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो बैंकर को प्रोटेक्शन उसमें 85 सबसेक्शन 1 में एनआई एक्ट में दिया हुआ है इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ विड्रॉल स्लिप इज़ अ। तो विड्रॉल स्लिप जो होती है वो क्या है, एक चेक है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है या फिर नॉट अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो विड्रॉल स्लिप जो होती है साथियों, वो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है इस केस में वो है डी, नॉट अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। विड्रॉल स्लिप जो होती है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होती है, क्योंकि उसके साथ एक तो कंडीशन लगी होती है कि उसको पासबुक के साथ में कैरी करना है और फ्रीली ट्रांसफरेबल भी नहीं होती है। ऐसा नहीं है आपकी विड्रॉल स्लिप है आप फर्दर उसको इंडोर्स कर दें, किसी और को दे दें, वो फर्दर उसको इंडोर्स कर दे। तो ये उसमें जो निगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं विड्रॉल स्लिप में। तो इसीलिए विड्रॉल स्लिप जो है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। When a bank lends money to the corporate person, the relationship between the bank and corporate person is। तो जब भी बैंक जो है कोई एडवांस करता है, कोई लोन करता है, तो क्योंकि बैंक जो है वो क्रेडिट दे रहा है पर्सन को, तो उस केस में जो रिलेशनशिप बनता है वो क्रेडिटर और डेप्टर का बनता है। यानी कि बैंक क्रेडिटर हो जाता है क्योंकि बैंक ने क्रेडिट दिया है, वो पर्सन जिसने क्रेडिट लिया है वो डेप्टर हो जाता है क्योंकि उसने बैंक से पैसा लिया है, तो वो डेप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस टू बी मेंटेन्ड बाय फॉरेन बैंक इन इंडिया विद लेस देन 20 ब्रांचेस। तो कोई जो फॉरेन बैंक हैं प्रायोरिटी सेक्टर के साथियों, लास्ट ईयर 2020 में 2020 सितंबर में आई थिंक नई गाइडलाइंस आई हैं इसकी प्रायोरिटी सेक्टर की। और उसमें क्या है कि जो लिमिट है उसके हिसाब से जो ओवरऑल लिमिट है वो, चाहे फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांचेज हों या फिर जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक हैं, सभी के लिए जो है ओवरऑल लिमिट जो है वो 40% की ही कर दी गई है। तो ओवरऑल जो लिमिट है वो 40% ही है, उतना ही उनको प्रायोरिटी सेक्टर को एडवांस करना है। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस टू बी मेंटेन्ड बाय फॉरेन बैंक्स इन इंडिया विद लेस देन 20 ब्रांचेज कितना है इसका करेक्ट आंसर, इसका ए है 40%। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस टू बी मेंटेन्ड बाय डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक। तो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के द्वारा कितना प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस करना है उनको, वो भी 40% है उनके। तो इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर का जो हमने वीडियो बनाया है उसको आप ज़रूर देख लें ठीक से। उसमें एक टेबल है जिसमें अलग अलग जो बैंक्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक हैं या रीजनल रूरल बैंक हैं या फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी 20 से कम ब्रांचेस हैं, तो उनके लिए क्या क्या टारगेट्स हैं। ऐसे ही सेक्टर वाइज टारगेट कि एग्रीकल्चर का कितना है, एमएसएमई का कितना है, सब टारगेट्स जो हैं तो ये सारे उसमें डिवाइड करके दिए हुए हैं, क्लियर मेंशन है। और इनमें से कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं, तो वो टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल वो जो वीडियो है प्रायोरिटी सेक्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे साथियों इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा, 40% है ओवरऑल टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर ब्रांच रिसीव्स अ गार्निशी ऑर्डर इन द नेम ऑफ योर कस्टमर मिस्टर त्रिवेदी हु हैज़ द फॉलोइंग डिपॉजिट अकाउंट विद योर ब्रांच, विच ऑफ द दीज कैन बी अटैच्ड अंडर हिज गार्निशी ऑर्डर। तो कोई मिस्टर त्रिवेदी हैं जिनका आपकी ब्रांच में अकाउंट है और एक गार्निशी ऑर्डर आपको रिसीव होता है। तो
जो कई सारे उनके अकाउंट हैं इनमें से कौन सा आप अटैच कर सकते हैं उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, ये आपको बताना है। तो गार्निशी ऑर्डर अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया जाता है और वहाँ पर बैंक को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप इतना इतना जो ये पर्सन है इनके अकाउंट में फंड्स हैं, इनको आप अटैच कर दीजिए। ऑर्डर निशी, ऑर्डर एब्सोल्यूट ये है। ये पूरा डिटेल में मैंने जो इसके बारे में, गार्निशी ऑर्डर के बारे में, इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर के बारे में, ये सब मैं अपने वीडियो में बना चुका हूँ। आप कंसर्न वीडियो देख सकते हैं इसका। यहाँ पे साथियों ये पूछा है कि गार्निशी ऑर्डर आता है आपके एक कस्टमर जो मिस्टर त्रिवेदी जिनका नाम है, उनके नाम से, तो कौन सा अकाउंट उनका अटैच इसमें किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए में त्रिवेदी हैं जो कि एग्जीक्यूटर ऑफ अशोक कुमार डिसीज, यानी कि कोई पर्सन है अशोक कुमार जो डिसीज़ हो गए हैं, उनके एग्जीक्यूटर की तरह वो काम कर रहे हैं। तो क्या वो अकाउंट गार्निशी ऑर्डर में अटैच किया जा सकता है? तो ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक डिसीज पर्सन के एग्जीक्यूटर की तरह काम कर रहे हैं, वो उनका खुद का फंड नहीं है। सेकंड है जॉइंट सेविंग बैंक अकाउंट विद हिज वाइफ, तो कोई वाइफ के साथ में उनका जॉइंट सेविंग अकाउंट है, उसको भी इसमें अटैच नहीं किया जा सकता है। थर्ड है त्रिवेदी ट्रस्टी ऑफ द सेवा दल चैरिटेबल ट्रस्ट, तो किसी ट्रस्ट का अकाउंट है जिसमें वो ट्रस्टी हैं, तो ट्रस्ट के अकाउंट पर भी गार्निशी ऑर्डर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ट्रस्टी जो है उस फंड का मालिक नहीं है एक तरह से, तो वो भी नहीं है। इसीलिए इन तीनों ही जो अकाउंट हैं इनमें गार्निशी ऑर्डर अप्लाई नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेबिट कार्ड ऑफर्स, तो डेबिट कार्ड क्या ऑफर करता है, इसके बारे में तीन स्टेटमेंट हैं, कौन से करेक्ट हैं आपको बताना है या सारे सही हैं। रिवॉल्विंग क्रेडिट फॉर सर्टन पीरियड, तो डेबिट कार्ड क्या रिवॉल्विंग क्रेडिट प्रोवाइड करता है। पे ऑफ द एंटायर अमाउंट ऑफ कार्ड यूजेस। थर्ड है ऑनलाइन रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ कार्ड यूजेस, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, ऑनलाइन रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ कार्ड यूजेस। तो जो भी अमाउंट कार्ड यूजेस जो भी होते हैं तो उसकी ऑनलाइन रिकवरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर एसेंशियल टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड प्लेज, किसी भी वैलिड प्लेज को क्रिएट करने के लिए क्या एसेंशियल कंडीशंस हैं। तो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें सही है। फर्स्ट है बेलमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स का बेलमेंट होना चाहिए। सेकंड है बेलमेंट मस्ट बी ऑन और ऑन बिहाफ ऑफ डेप्टर और इंटेंडिंग डेप्टर, तो जो डेप्टर है या फिर जो इंटेंडिंग डेप्टर है, जो डेप्टर होने वाला है उसके बिहाफ पर होना चाहिए। इट मस्ट बी द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज दैट द गुड्स विल सर्व एज सिक्योरिटी फॉर अ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, तो जो इंटेंशन होनी चाहिए पार्टीज़ की दोनों की वो ये होनी चाहिए कि गुड्स जो हैं वो सिक्योरिटी की तरह सर्व करेंगी, और किसके अगेंस्ट में, कोई पर्टिकुलर डेप्ट के अगेंस्ट में या फिर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सारी कंडीशन जो हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, एसेंशियल्स हैं वो वैलिड प्लेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर अ पर्सन in any of the towns which the state government concerned may be notification in the official gazette specify on this behalf delivers to a creditor or his agent document or title of to immovable property with intent to create a security thereon, the transaction is called a। तो साथियों इसमें कहना चाह रहा है कि कोई अगर पर्सन है जो अपने प्रॉपर्टी के, इमूवेबल प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट वगैरह जो लेके जाता है और किसी पर्सन को या उसके एजेंट को अगर देता है सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए, चार्ज क्रिएट करने के लिए, तो उसमें उस केस में जो ट्रांजैक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे, जो मॉर्गेज क्रिएट होगी उसको हम क्या कहेंगे। तो वो इक्विटेबल मॉर्गेज होती है, और सबसे ज़्यादा जो है बैंक में हमारे यहाँ जो इंडिया में यूज़ होती है वो इक्विटेबल मॉर्गेज ही यूज़ होती है, जहाँ पर टाइटल डीड जो है वो हम सेल डीड वगैरह जो होते हैं वो लेके, पेपर्स जो होते हैं प्रॉपर्टी के वो लेके रख लेते हैं बैंक में और मॉर्गेज क्रिएट कर देते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलर बेली रिलेशनशिप इज एप्लीकेबल इन, तो बेलर बेली रिलेशनशिप इनमें से किस में एप्लीकेबल होगी। तो पहला ऑप्शन है कैश डिपॉजिटेड विद कैशियर बाय कस्टमर।
सेकंड है सेफ डिपॉजिट लॉकर, थर्ड है डिमांड ड्राफ्ट इशूड बाय बैंक, और डी है कीपिंग आर्टिकल इन सेफ कस्टडी विद द बैंक। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, सेफ कस्टडी के केस में जो है रिलेशनशिप बेलर बेली की होगी, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। क्रेडिट रिस्क डज नॉट टेक फॉर्म ऑफ, तो क्रेडिट रिस्क जो है कौन से फॉर्म में नहीं होता है, जिसमें ऑप्शंस दिए हैं बैंक गारंटी, ट्रेजरी ऑपरेशंस, क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर। तो इनमें सभी में क्रेडिट रिस्क होता है, जबकि इक्विटी प्राइस चेंज जो हैं इनका क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं है, क्रेडिट रिस्क का इसमें कोई फंडा अप्लाई नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, इसका कोई मतलब रिलेशनशिप इससे क्रेडिट रिस्क से नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उनके अगेंस्ट में आपको देखना है कि करेक्ट मैच कौन सा है। जैसे फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट, तो इसके आगे दिया हुआ है नरसिम्हन, नरसिम्हन कमेटी या नरसिम्हन जो हमारे बैंकर होते थे। एलोनजी, एलोनजी क्या है या कहाँ यूज़ होती है, तो उसके अगेंस्ट में लिखा है एंडोर्समेंट, फंड ट्रांसफ़र, ईएफटी, क्रॉस चेक, कलेक्टिंग बैंकर। तो ये साथियों चारों ही जो ऑप्शन हैं वो सही मैच किए हुए हैं। फर्स्ट का ए है, सेकंड का बी है, थर्ड का सी है और फोर्थ का डी है। यानी कि क्लासिफिकेशन जो एसेट है वो नरसिम्हन सही है उसका। एलोनजी एंडोर्समेंट में काम में आती है, साथ में जो पेपर की स्लिप लगाते हैं एंडोर्समेंट करते समय वो उसको हम एलोनजी कहते हैं, तो एंडोर्समेंट है उसका सही है, मैच किया हुआ है। फंड ट्रांसफ़र तो ईएफटी उसका सही है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऐसे ही क्रॉस चेक का कलेक्टिंग बैंकर, तो कलेक्टिंग बैंकर जो है वो कलेक्ट करता है, तो वो उससे रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन सही मैच किए हुए हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूल इन क्लेटन्स केस बिकम्स एप्लीकेबल इन बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन द फॉलोइंग केसेस। तो क्लेटन के केस में कहाँ कहाँ क्लेटन केस एप्लीकेबल होगा, जो कुछ ऑप्शंस दिए हैं। व्हेन डेथ ऑफ अ कस्टमर टेक प्लेस, यानी कि जब किसी कस्टमर की मृत्यु हो जाती है, तो सेकंड है व्हेन द पार्टनर रिटायर्स, थर्ड है व्हेन द गारंटर विड्रॉज हिज गारंटी, फोर्थ है व्हेन द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी डाइज हु हैज़ बीन ऑपरेटिंग द अकाउंट। तो इसमें जो पहले तीन केसेस हैं वहाँ पर क्लेटन का केस अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा। जो फोर्थ है जहाँ पर डायरेक्टर की डेथ हो जाती है वहाँ पर क्लेटन के केस का कोई रोल नहीं है, तो डेथ ऑफ द कस्टमर में अप्लाई होगा। पार्टनर रिटायर होता है तब भी क्लेटन का केस अप्लाई होगा। थर्ड जो गारंटर अगर गारंटी विड्रॉ करता है तो वहाँ पर भी क्लेटन का केस अप्लाई होगा, तीनों ही केसेस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीवर ए रिसीव्ड अ बियरर चेक फ्रॉम बी फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन एंड इन गुड फेथ, एक्चुअली बी हैज़ स्टोलन दिस चेक फ्रॉम सी, ए वुड गेट टाइटल ऑफ। तो कोई मिस्टर ए हैं जिन्होंने कोई चेक रिसीव किया है, किससे, बी से रिसीव किया है, और एक वैल्यूएबल जो कंसिडरेशन है और गुड फेथ में रिसीव किया गया है, यानी कि उनको कुछ पैसे लेने थे ए से, तो उसके बदले में बी से लेने थे, तो उसके बदले में उन्होंने चेक लिया है, उनका कंसिडरेशन है और गुड फेथ में लिया है। तो बाद में पता लगता है कि बी जो है उन्होंने उस चेक को चोरी किया था सी से, यानी कि वो उनका खुद का चेक नहीं था, वो चोरी किया हुआ चेक था। तो इस केस में ए जो है जिसको बी ने चेक दिया है चुरा के, तो ए को जो टाइटल मिलेगा वो कैसा होगा, तो ए को हम क्या कहेंगे उसमें, इसको ए को हम कहेंगे अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि वो होल्डर हैं और ड्यू कोर्स में है, गुड फेथ में उन्होंने रिसीव किया है वैल्यू फॉर वैल्यूएबल ट्रांजैक्शन कंसिडरेशन, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स हो जाएंगे मिस्टर ए। अ चार्ज क्रिएटेड ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद आरओसी विद इन हाउ मैनी डेज। तो कोई भी कंपनी जब कहीं से क्रेडिट लेती है और उसकी प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज क्रिएट होता है, कोई मॉर्गेज होती है, कुछ चार्ज क्रिएट होता है, तो उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी में है रजिस्टर कराना होता है। तो उसका टाइम पूछा है, कितना टाइम उसमें है दिया हुआ, तो 30 डेज़ में कराना होता है, 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो जब भी चार्ज क्रिएट होगा उसके विद इन 30 डेज़ आरओसी में रजिस्टर कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सर्विस सेक्टर स्मॉल एंटरप्राइजेज इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट इज। तो अब साथियों क्या हुआ है, जो नई डेफिनीशन आई है एमएस माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की, एमएसएमई की,
वहाँ पर क्या किया है इन्होंने, जो फ़र्क था पहले सर्विस सेक्टर में अलग टारगेट्स होते थे, अलग जो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स थी, और मैन्युफैक्चरिंग में अलग थी, सर्विस में अलग थी, तो ये दोनों को मर्ज कर दिया है। अब दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों में एक जैसे ही जो अमाउंट है वो है। तो स्मॉल के केस में अब क्या है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट है वो स्मॉल कैटेगरी में आएंगी, जो भी इंटरप्राइजेज हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। एक मैंने वीडियो एमएसएमई पे बना हुआ है, चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको देख लें, क्योंकि उसमें एमएसएमई की सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि टारगेट्स क्या हैं उसके अलग अलग तीनों ही सेक्टर में। Which of the following is true when death, insolvency, retirement or expulsion of any partner take place in a partnership firm? तो कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसमें अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, रिटायरमेंट होता है या एक्सपल्शन किया जाता है किसी पार्टनर का, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, आपको बताना है कौन सा ठीक है। फर्म इज़ कंपल्सरली डिसॉल्व्ड, यानी कि फ़र्म को डिसॉल्व करना ही होगा अगर ऐसा कुछ होता है। फर्म इज़ रिकन्स्टिट्यूटेड, यानी कि फ़र्म को दोबारा से पुनर्गठन जिसे हम कहते हैं वो किया जाएगा। थर्ड है कंस्टिट्यूशन, कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्म डिपेंड्स अपॉन द प्रोविजंस मेड इन द पार्टनरशिप डीड। तो फर्म का जो कंटिन्यूएशन है वो डिपेंड करेगा कि पार्टनरशिप डीड में क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, यानी कि बी और सी दोनों ही जो पॉइंट हैं वो ठीक हैं, यानी कि फ़र्म का रिकन्स्टिट्यूशन तो होगा ही, रिकन्स्टिट्यूट तो की ही जाएगी, क्योंकि किसी कोई पार्टनर है वो हट गया है, अब चाहे वो उसकी मृत्यु हुई या हटा दिया गया, तो वो हट गया है तो रिकन्स्टिट्यूट तो होगी ही। और सेकंड है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूएशन है वो डिपेंड करेगा कि पार्टनरशिप डीड जो है उसमें क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोरफिटर इज़ एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन। तो फोरफिटर जो है इंटरमीडिएटरी किसके बीच में होता है? तो इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर इसका करेक्ट आंसर है। इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में जो इंटरमीडिएटरी होता है फोरफिटर होता है। फोरफिटर जनरली जो है बैंक ही फोरफिटर की तरह एक्ट करते हैं, तो वो इंटरमीडिएटरी भी होते हैं इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट कार्ड टू फॉर इट्स होल्डर? तो क्रेडिट कार्ड के क्या बेनिफिट हैं जो क्रेडिट कार्ड के होल्डर हैं उनके लिए? तो इसमें दो स्टेटमेंट हैं। क्रेडिट कार्ड होल्डर इज़ रिलीव्ड फॉर द रिस्क ऑफ बॉदरेशन टेंशन ऑफ कैरिंग कैश वाइल स्टेइंग इन होटल डाइनिंग रेस्टोरेंट शॉपिंग। मतलब जो कार्ड होल्डर है उसको कहीं भी कैश लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वो उससे टेंशन फ्री हो जाएगा। कैश की जो रिस्क है या उसकी बॉदरेशन है उससे वो हर जगह कार्ड से पेमेंट कर सकता है। सेकंड है कार्ड होल्डर कैन ड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम। तो ये भी बात सही है, कार्ड होल्डर जो है वो एटीएम से भी मनी ड्रॉ कर सकता है। हालांकि उस पर चार्जेस, उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बट एटलीस्ट ऑप्शन तो है ही कि कार्ड होल्डर जो है मनी विड्रॉ कर सकता है एटीएम से। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि तो ऑप्शन डी इसका सही है, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, सरसाई जिसे हम कहते हैं, इस सेटअप अंडर द प्रोविजंस ऑफ। तो सरसाई जो है जहाँ पर जो आईपी मॉर्गेज करते हैं, ईएम क्रिएट जब बैंक में करते हैं उसके बाद सरसाई पोर्टल पर हम चढ़ाते हैं। तो सरसाई पोर्टल पे चढ़ाते हैं। ये सरसाई पोर्टल जो है ये सेटअप किया गया था किस एक्ट की प्रोविजंस के तहत इसकी सेटअप इसको किया गया था? तो वो सरफेसी एक्ट जो है वो 2002 उसके प्रोविजंस के उसकी जो प्रोविजंस थे उनके अंडर में सरसाई एक्ट जो है, सरसाई जो है वो बनाया गया था। अ बैंक हैज़ एक्वायर्ड एन इमूवेबल प्रॉपर्टी बट इट हैज़ नॉट बीन एबल टू डिस्पोज इज फॉर विद इन 7 years, व्हाट रेमेडी इज़ अवेलेबल टू द बैंक? अब साथियों आपको पता होगा कि बैंक जो है आरबीआई की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि बैंक जो है अपना इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ क्रिएट नहीं करेंगे, अपने अपने पास नहीं रखेंगे। और अगर जो किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी उनके पास आती है तो विद इन 7 years उनको उसको डिस्पोज करना है, एक्सेप्ट
जो प्रॉपर्टी वो खुद के यूज़ के लिए ले रहे हैं, जैसे कि कुछ बैंक हैं जिनके कुछ एक जो प्रमाइसेस होते हैं वो खुद के होते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग सेंटर्स के कई बार होते हैं या हेड ऑफिसेज जोनल ऑफिसेज की कुछ बिल्डिंग्स होती हैं जो बैंक की खुद की होती हैं। अदरवाइज़ जो बाकी सारी जो प्रमाइसेस होती हैं वो रेंटेड लीज्ड होती हैं। तो बैंक को जो एक्ट है, एक्ट में कह रखा है कि बैंक जो है अपने पास आईपी नहीं रखेंगे, विद इन 7 ईयर उनको उसको डिस्पोज करना है अगर उन्होंने कोई एक्वायर की है तो अगर विद इन 7 ईयर वो एक्वायर की हुई प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इट कैन सीक सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन विच इज़ अवेलेबल फॉर 4 ईयर्स। इट हैज़ टू सीक, सेकंड है, इट हैज़ टू सीक स्टेट गवर्नमेंट परमिशन विच इज़ लोकेटेड where it is located, which has power to extend the period of 7 years to 5 by 5 year. It has, it can seek RBI permission which has authority to extend it by 5 year. और फोर्थ है, इट कैन सीक आरबीआई एंड कंपनी लॉ बोर्ड परमिशन। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, इट कैन सीक आरबीआई परमिशन विच हैज़ अथॉरिटी टू एक्सटेंड इट बाय 5 ईयर। तो 7 ईयर के अंदर अगर बैंक जो है आईपी को डिस्पोज नहीं करता तो उसके पास रेमेडी ये है कि वो आरबीआई से परमिशन ले और फर्दर आरबीआई इसको 5 साल के लिए बढ़ा सकता है उस टाइम पीरियड को। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम इनमें से किसको लिया जा सकता है। तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम क्या होते हैं साथियों, एक शॉर्ट में बता देता हूँ। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो बैलेंस शीट में मेंशन नहीं होते हैं, बैलेंस शीट में मेंशन नहीं होते हैं लेकिन वो उनको दिखाना ज़रूरी होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंस उनकी होती है, तो वो बैलेंस शीट में ना दिखाकर अलग से उनके नोट बनाकर शो किया जाता है उनको बैलेंस शीट के साथ में ही, तो उसको हम ऑफ बैलेंस शीट आइटम कहते हैं उनको। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, टेक आउट फाइनेंस इन द बुक्स ऑफ टेकिंग ओवर इंस्टीट्यूशंस। सेकंड है आउटस्टैंडिंग फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड है ओपन पोजीशन इन गोल्ड। तो ये तीनों दे रखे हैं, इनमें से किसको बैलेंस शीट आइटम ऑफ बैलेंस शीट आइटम की तरह ले सकते हैं। तो ये तीनों ही साथियों ऑफ बैलेंस शीट आइटम का पार्ट बनेंगे। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स ऑफ एन माइक्रो स्मॉल एमएससी यूनिट फॉर द प्रीवियस ईयर वर 200 लाख। तो 2 करोड़ किसी फर्म की सेल थी और प्रोजेक्शंस जो दिए हैं वो तीन करोड़ के दिए हैं फॉर नेक्स्ट ईयर। एज पर नायक कमेटी द लेवल ऑफ मिनिमम बैंक वर्किंग कैपिटल लिमिट टू बी सैंक्शन वुड बी। तो यहाँ पे साथियों नायक कमेटी के हिसाब से इसका जब वो कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन जो निकल के आएगा वो 60 लाख निकल के आएगा। मैंने जो वर्किंग कैपिटल असेसमेंट वाला जो वीडियो बनाया है वहाँ पर डिटेल में इसके बारे में बताया है वर्किंग कैपिटल असेसमेंट के। नायक कमेटी जो है हमारी उसमें 25% जो है मार्जिन लेने के बाद में हम जो नेक्स्ट ईयर की प्रोजेक्टेड सेल्स है उसके हिसाब से उसका टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं। तो इसका 60 लाख यहाँ पर निकल के आ रहा है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैंक कैन एक्सरसाइज इट्स राइट ऑफ जनरल लियन अंडर सेक्शन 171 इफ। साथियों इसमें मैं शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ कि कन्फ्यूज़न कई लोगों को हो रहा होगा, तो कि जैसे इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एक रफ बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे प्रोजेक्शंस दो दिए हैं 3 करोड़ के दिए हैं, अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसकी जो साइकिल हम मानते हैं वो 3 महीने की मानते हैं, तो क्वार्टरली टर्नओवर इसका 90 दिन की जब हम साइकिल मानते हैं तो इसकी जो सेल्स है क्वार्टरली सेल्स जो है वो कितनी निकल के आएगी 1/4 हम इसको करेंगे, 300 लाख को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो वो अमाउंट निकल के आएगा, एक क्वार्टर की सेल्स निकल के आएगी। उसके बाद में 25% जो है वो मार्जिन कस्टमर लेके आएगा, 75% बैंक देगा, तो इंटू 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे जो क्वार्टरली सेल्स आएगी, तो फिर उसके बाद में ये 60 लाख अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 60 लाख निकल के इसकी लिमिट आएगी। तो आसानी से निकाली जा सकती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब बैंक कैन एक्सरसाइज इट्स राइट ऑफ जनरल लियन अंडर सेक्शन 171 इफ़। तो जनरल लियन का राइट जो है
बैंक एक्सरसाइज कर सकता है कहाँ पर, इफ़ द गुड्स आर रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। सेकंड है इन द कैपेसिटी ऑफ अ बैंकर। और थर्ड पॉइंट दे रखा है वेदर एज सिक्योरिटी फॉर लोन और फॉर सेफ कस्टडी। फोर्थ स्टेटमेंट है द लोन इज़ ड्यू फॉर रिकवरी। तो इसमें साथियों पहला, दूसरा और चौथा जो ऑप्शन है वो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज आप देखें कि राइट ऑफ जनरल लियन जो है अंडर सेक्शन 171 उसको हम तभी अप्लाई करेंगे जबकि जो गुड्स हैं वो रिसीव की गई हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, यानी कि कोई नेग्लिजेंटली अगर कोई छूट गई है किसी की या खो गई है या तो इस तरह की जो कोई गुड्स होंगी उनको हम वहाँ पर राइट ऑफ जनरल लियन बैंकर का नहीं अप्लाई होगा। सेकंड है कैपेसिटी, इन कैपेसिटी ऑफ बैंकर वो जो गुड्स हैं वो रिसीव की गई हों। और तीसरा जो दिया है कि सेफ कस्टडी, तो सेफ कस्टडी में जो गुड्स हैं उन पर हम जनरल लियन का जो राइट है वो बैंकर का अप्लाई नहीं होता है। और फोर्थ जो कंडीशन दी गई है द लोन इज़ ड्यू फॉर रिकवरी, तो ये भी सही पॉइंट है। लोन अगर रिकवरी के लिए ड्यू होगा तभी उस पर लियन लगाया, जनरल लियन अप्लाई किया जाएगा। तो अब स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इन द बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक द ऑफ बैलेंस शीट आइटम आर शोन एज। तो अगर कोई चाहे वो बैंक हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑफ बैलेंस शीट आइटम जैसे मैंने बताया कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो बैलेंस शीट में शो नहीं किए जाते हैं डायरेक्टली एसेट या लायबिलिटी की तरह, बट उन्हें सेपरेटली नोट्स बनाकर दिखाया जाता है, शो किया जाता है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर पूछा है कि ऑफ बैलेंस शीट आइटम जो हैं वो कहाँ कैसे शो किए जाएंगे, एसेट में आएंगे, लायबिलिटी में आएंगे। तो वो एसेट या लायबिलिटी में दोनों में ही नहीं आएंगे, वो कहाँ आएंगे, नोट्स टू द बैलेंस शीट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम है वो नोट्स टू द बैलेंस शीट की तरह आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज ओवर एसेट्स ऑफ द कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो ऐसा कौन से चार्ज हैं जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी पे रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जो भी कुछ कंपनी की अगर कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है या उस पर कोई चार्ज क्रिएट होता है तो वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में भी रजिस्टर कराना होता है, आरओसी में रजिस्टर कराना होता है। लेकिन साथियों कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर वो ज़रूरी नहीं है, तो वही कौन से हैं। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ईएम के केस में तो इक्विटेबल मॉर्गेज होगी या हाइपोथिकेशन होती है, प्लेज होती है या चार्ज ऑन बुक डेप्ट। तो इनमें से साथियों प्लेज के केस में जो है वो आरओसी में रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस थे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और सब्सक्राइब करें बैंकर साथी चैनल को ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।